हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक इट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट 1। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट 2। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट 1 किया था वहाँ पे हमने लास्ट में, तो उसमें हमने कौन कौन सा जो एक्ट था वो डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एक्ट जो डिस्कस किया था हमने वो था रेगुलेटिंग एक्ट, एक मिनट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमने देखा था। नेक्स्ट हमने अमेंडिंग एक्ट 1781 डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हमने वहाँ पे देखा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये सारे एक्ट जो थे हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हुए हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का हम पार्ट 2 कर रहे हैं, ये सारा पार्ट 1 पार्ट 2 किसके अंदर आता है? कंपनी रूल। कंपनी रूल कब से कब तक रहा? 1773 से लेके 1858 तक रहा हमारे पास क्या? कंपनी रूल। नाउ चार्टर एक्ट 1793 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। इस एक्ट में क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या है? बाई दिस एक्ट द कंपनी वॉज गिवन मोनोपोली ऑफ ट्रेड फॉर 20 ईयर्स। हमने देखा कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई हुई थी, अब उस पर कंट्रोल उसको कौन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला इस एक्ट के अकॉर्डिंग? उन्होंने बोला कि कंपनी को जो मोनोपोली दी हुई है उसको 20 मोर ईयर्स के लिए क्या किया जाएगा? एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट ये था। और साथ ही साथ क्या हुआ इस एक्ट के अंडर? जो गवर्नर थे और गवर्नर जनरल थे, वो क्या कर सकते थे? ओवरराइड कर सकते थे रिस्पेक्टिव काउंसिल के डिसीजन को। हमने देखा था कि जो बंगाल प्रोविंस था वो सबसे बड़ा प्रोविंस था, और वहाँ पे बैठता था गवर्नर जनरल। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में रहते थे गवर्नर, और इन सब गवर्नर और गवर्नर जनरल के अंडर आती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके 4 मेंबर होते थे। लेकिन पिट्स इंडिया 1784 में इन 4 मेंबर को कम करके 3 मेंबर कर दिया गया था। जब भी किसी भी गवर्नर को या गवर्नर जनरल को कोई भी डिसीज़न लेना होता था तो वो इनसे कंसल्ट करके लेता था। लेकिन इस एक्ट में बोला गया कि जो गवर्नर हैं या गवर्नर जनरल हैं वो ओवरराइड कर सकते हैं अपने डिसीज़न को, उनकी जो भी रिस्पेक्टिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि ऑल लॉज टू बी ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेजेस। क्या बोला गया कि जितने भी लॉज बनाए जाएंगे उन सबको क्या होगा? इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा। साथ ही साथ इस एक्ट में ये बोला गया कि सैलरी ऑफ स्टाफ एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल शुड बी गिवन फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टाफ होगा या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर होंगे, उनको जो सैलरी होगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये था पूरा चार्टर एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, इस एक्ट में क्या था? कंपनी की जो मोनोपोली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था कि आप उनकी मोनोपोली रहेगी ट्रेड के लिए इंडिया के साथ, लेकिन इस एक्ट के अंडर उसको एबोलिश कर दिया गया। सिर्फ 2 ही चीज़ों में वो बची। एक थी वो कि चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा वो टी के साथ ट्रेड करने की उनके पास मोनोपोली बची थी, बाकी सब एबोलिश हो गया। साथ ही साथ कंपनी को ₹1 लाख दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट प्रमोशन हो सके लिटरेचर की और एजुकेशन की इंडिया में। दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। फर्दर इस एक्ट में क्या हुआ? कुछ क्रिश्चियन मिशनरी जो थे उनको परमिशन मिल गई कि वो इंडिया में आएँ और अपने रिलीजन को प्रमोट करें। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें कि वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करें या अपने आप को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नेक्स्ट एक्ट हमारे पास कौन सा आता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या आता है? हमने देखा था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, वहाँ पे कंपनी का जो कमर्शियल पावर थी और पॉलिटिकल पावर थी उसको डिवाइड कर दिया गया।
कंपनी हैंडल करेगी कमर्शियल जो भी इश्यूज़ होंगे, जो भी कमर्शियल पावर होगी, और जो पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे उसको कौन देखेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। वहाँ पे दो बॉडीज़ बनाई गई थी। एक बॉडी थी जो कंपनी ने बनाई थी, वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि एक प्राइवेट बॉडी थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो एक गवर्नमेंट बॉडी थी, और ये देखती थी पॉलिटिकल अफेयर्स को, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो देखते थे कमर्शियल अफेयर्स को। लेकिन अब इस जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, इसमें क्या बोला गया? 1 सेकेंड। इसमें बोला गया कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज़ वर कम्प्लीटली क्लोज एंड इट वॉज मेड प्योरली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर ब्रिटिश इंडिया पोजीशन। कि कंपनी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ देख रही है, कंपनी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ देख रही है उनको वो नहीं देखेगी, वो सारी की सारी आ जाएंगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, और जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कंसिडर कर दिया जाएगा, और उनको हैंडल कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। साथ ही साथ इस एक्ट में क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन की गई। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर जो है वो बिगिन हो गई। क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको बोलते थे, अब उसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन बना? किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटे को। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब उनको कौन देखने लगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों मिलके देखने लगे। पहले पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन हैंडल करता था? पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन हैंडल करता था? सिर्फ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसकी बॉडी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की बॉडी थी। लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों मिलके पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो दोनों इसको हैंडल करने लगे। ठीक है। और क्या हुआ? मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे वो इंक्रीज हो गए टू 4। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो सबसे पहले बात की गई 1773 के एक्ट में, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, वहाँ पे उसके 4 मेंबर रखे गए। एक गवर्नर के अंडर कितने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी वहाँ पे कितने मेंबर होंगे? 4 मेंबर होंगे। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, वहाँ पे गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने इन 4 मेंबर का नंबर डिक्रीज़ करके 3 कर दिया गया। लेकिन इस एक्ट में फिर से जो मेंबर था नंबर था मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उसको इंक्रीज़ करके 4 कर दिया गया। ठीक है। और क्या हुआ? फिर क्या हुआ? गवर्नर जनरल जो इंडिया का था उसको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी गई फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए। अब जो गवर्नर जनरल बनाया गया उसको लेजिस्लेटिव पावर दी गई एंटायर इंडिया के लिए। मीन्स पहले क्या था हमारे पास? एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, जो सबसे बड़ा प्रोविंस था। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, वहाँ पे रहता था गवर्नर जनरल, और मद्रास और बॉम्बे में रहता था गवर्नर। लेकिन अब जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, इनकी पोजीशन को हटाया गया और सिर्फ पावर दी गई किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो भी अबोलिश हो गया। इस एक्ट के अंडर कौन बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसको एक्सक्लूसिव पावर दी गई, लेजिस्लेटिव पावर दी गई एंटायर ब्रिटिश इंडिया की, जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश का इंडिया में कंट्रोल था वहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, मैंने बताया आपको, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको अबोलिश कर दिया गया। ओके। नेक्स्ट आता है इस लॉ के अंडर, इस एक्ट के अंदर एक लॉ बनाया क्या होता था कि जो पहले लॉज बनाए जाते थे, उनको रेगुलेशंस बोला जाता था। इस एक्ट से पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से पहले जो भी लॉज बनाए जाते थे उनको रेगुलेशंस बोला जाता था। लेकिन अब इस एक्ट के बाद जो भी लॉज बनाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा? एक्ट बोला जाएगा। ओके। इसी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसका जो कमीशन का चेयरमैन था वो कौन था? लॉर्ड मैकेले। ठीक है।
इस एक्ट को, ये जो एक्ट था इसको बोला गया सेंट हेलेना एक्ट। ये इसका नाम कहाँ से ड्राइव हुआ है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश पावर्स थी, वो सिर्फ इंडिया में ही अपनी जो हमें इंडिया में ही अपनी पावर होल्ड करके नहीं बैठी थी, सिर्फ इंडिया पे ही रूल नहीं कर रही थी, और भी वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया हुआ है। जब इंडिया के ऊपर इनका रूल चल रहा था उसी टाइम नॉर्थ अमेरिका में भी ये रूल कर रहे थे, और वहाँ पे एक कॉलोनी थी जिसका नाम था सेंट हेलेना एक्ट। वहाँ से ये जो नाम था, इस एक्ट का नाम ड्राइव किया हुआ है, सेंट हेलेना एक्ट। ओके, ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1 सेकेंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1853 में क्या था? मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनका नंबर रिड्यूस किया गया 18, और उसमें से जो 6 रहेंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट इस एक्ट के अंदर ये रखा गया। और क्या बोला गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुड क्रिएट न्यू प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश हियर। बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसकी बॉडी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉडी थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब उसका जो पॉलिटिकल पावर था वो काफ़ी बढ़ गया था इंडिया में, उसकी टेरिटरी काफ़ी बढ़ गई थी। तो उनको बोला गया कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई न्यू प्रेसिडेंसी या प्रोविंस बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो रूल करने का एरिया है वो काफ़ी बढ़ चुका है। ये पॉइंट आ गया इसका। फिर क्या था? इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ? सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें 2 टर्म्स आती हैं, 2 टाइप के सिविल सर्विस लाई गई। एक थी कॉन्वेंट सिविल सर्विस और सेकेंड थी अनकॉन्वेंटेड सिविल सर्विस। और मैकले कमेटी इसमें बिठाई गई सिविल सर्विस को कंडक्ट करवाने के लिए। जो कोवेंटेड सिविल सर्विस थी उसके अंदर हायर रैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता था, और वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स रहते थे। और जो अनकन्वेंटेड सिविल सर्विस थी वहाँ पे लोअर रैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता था, और जिसके अंदर सिर्फ इंडियन रहते थे, यानी कि इंडियन को लोअर रैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे रखा जाता था इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इस एक्ट के अंडर, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंडर फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल था उसको सेपरेट किया गया। मीन्स की लेजिस्लेटिव मीन्स की लॉ बनाने वाली बॉडी अलग रहेगी, और उनको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी वो अलग रहेगी। और इसमें क्या किया? एडिशनल 6 मेंबर को ऐड किया गया उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल में। दिस इज़ ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके साथ ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट किया था। हमने देखा था कंपनी रूल आया था। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। कंपनी रूल आया था, और कंपनी रूल कब से कब तक रहा? 1773 से लेके 1858 तक रहा। इसके अंदर जो हमने एक्ट डिस्कस किए उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, वो कौन कौन से थे। फर्स्ट था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, नेक्स्ट था अमेंडिंग एक्ट 1781, देन पिट्स इंडिया एक्ट 1784, देन हमारे पास चार्टर एक्ट 1793, फिर हमने डिस्कस किया चार्टर एक्ट 1813, देन चार्टर एक्ट 1833, एंड देन लास्ट जो है हमारा वो आया था चार्टर एक्ट 1853। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसके साथ आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।